हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 17 जनवरी और है ट्यूसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो गाइस कल जो द हिंदू था वो पब्लिश ही नहीं हुआ था, क्योंकि द हिंदू की वेबसाइट पे पहले ही नोटिफिकेशन आ गया था 15 तारीख को ही। उन्होंने कहा था कि 16 तारीख को जो उनका पेपर है वो पब्लिश नहीं होगा। क्यों पब्लिश नहीं होगा? क्योंकि एक फेस्टिवल था उसकी वजह से, पोंगल। उसके बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आज के एनालिसिस को देख लेते हैं। तो अगर बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। 10 आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो फर्स्ट पेज पर दिए गए। आज दो आर्टिकल हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक तो इस आर्टिकल में बताया है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, थोड़ा स्लो देखने को मिला है अगर इस ईयर की बात करें 2022 की। दूसरा भी क्या हुआ है गाइज के नेपाल में प्लेन क्रैश देखने को मिला है, जिसके अंदर लगभग 72 लोगों की जान भी गई है। तो इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ पढ़नी है, वो है ब्लैक बॉक्स के बारे में, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो है इसमें आर्टिकल में बताया है कि किस तरीके से इस साल क्या हुआ है, जो एक्सपोर्ट है वो 12.2% से ड्रॉप देखने को मिला है। कंट्री का एक्सपोर्ट जो है गुड्स को लेकर वो $34.48 बिलियन का देखने को मिला था दिसंबर 2022 में। ये राइज देखने को मिला था नवंबर्स में जो हुआ था एक्सपोर्ट 32 बिलियन का। और इंपोर्ट्स कंट्रैक्ट देखने को मिला है, मतलब इंपोर्ट्स में भी कमी देखने को मिली है 3.5% टू 58.2 बिलियन फ्रॉम 60.33 बिलियन ए ईयर एगो। मतलब इतना ज़्यादा कंट्रैक्शन देखने को मिला है किस चीज़ का, एक्सपोर्ट्स का और इंपोर्ट का। इंडियाज एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ 34.48 बिलियन इन दिसंबर 2022, कॉन्स्टिट्यूटिंग ए 7.75% राइज। जो नवंबर का एक्सपोर्ट्स था उससे 7% ज़्यादा एक्सपोर्ट देखने को मिला था दिसंबर के अंदर। लेकिन इस पूरे साल की बात करें 2022 की तो 12.2% से एक्सपोर्ट्स कम देखने को मिला है। एंड जो फिगर वो आए हैं बट स्टीप 12.2% डिप देखने को मिला है इस पूरे साल में। ये सेकंड टाइम है जब 3 months दैट द वैल्यू ऑफ outbound merchandise shipment has tanked year on years in October 2022, good exports has dropped 16.7%। तो अक्टूबर में इतना ज़्यादा जो शिपमेंट्स है, मतलब शिप से एक्सपोर्ट होता है, उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिली थी अक्टूबर 2022 में 16% से, टू स्लिप बिलो द 30 बिलियंस मार्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 21st मंथ्स एंड राइजन इन मे 0.6% इन नवंबर। और नवंबर में ही ये जो डाटा था वो थोड़ा अच्छा देखने को मिला था। ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट ने इंडिकेट्स किया है कि डाउन टर्न देखने को मिला है ग्लोबल इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में, ट्रेड में। मतलब ट्रेड में थोड़ा डाउन टर्न देखने को मिला है, थोड़ा डिक्रीज देखने को मिला है। और परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की रिपोर्ट्स की बात करें जनवरी 2023 की, तो नए एक्सपोर्ट्स ऑर्डर भी आए हैं जो ट्रैक करते हैं फॉर द 10th सक्सेसिव मंथ इन दिसंबर, द मिनिस्ट्री सेड ऑन द स्टेटमेंट। अब इस आर्टिकल को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि एक्सपोर्ट क्या हुआ है, 12.2% से कम हुआ है। एक्सपोर्ट कम क्यों हुआ है? क्योंकि जो फ़्लाइट्स थी उनका टाइम डिले देखने को मिला है और वो अच्छी तरीके से क्या हुई हैं, एक्सपोर्ट करने में कामयाब नहीं हुई हैं। फ़्लाइट्स में पिछले साल काफ़ी कमी देखने को मिली थी। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो इससे इस पेज पर दिया गया है वो लेफ़्ट साइड में ही दिया गया है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ पढ़नी है, वो है ब्लैक बॉक्स के बारे में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ब्लैक बॉक्स की बात करें तो साइंस एंड कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग एक ब्लैक बॉक्स सिस्टम होता है जो व्यूड करता है इन टर्म्स ऑफ इट्स इनपुट एंड आउटपुट और ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो भी नेपाल में प्लेन क्रैश हुआ है उसके अंदर जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो ब्लैक बॉक्स के द्वारा रिकवर कर ली गई है। जो एक्सीडेंट साइट थी उसकी जो सारी की सारी वहाँ पर इंफॉर्मेशंस थी, क्यों एक्सीडेंट हुआ, किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, वेदर के बिगड़ने से एक्सीडेंट हुआ या पहले से ही एक्सीडेंट क्या था, डिटेन था,
उस चीज़ को लेकर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ब्लैक बॉक्स ने कंटेन कर ली है। ये हर प्लेन में लगाया जाता है ब्लैक बॉक्स, जो कि एक हार्ड मेटल का बना होता है। जब प्लेन क्रैश होता है तो उसके बावजूद भी ये फटता नहीं है, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ इट्स इंटरनल वर्किंग्स। तो कोई इंटरनल वर्किंग की नॉलेज इसके पास नहीं होती, सिर्फ ये जो आउटपुट मिलता है इसको, और जो ये कंप्यूटर बेस्ड काम करता है सिर्फ ये, इसका इम्प्लीमेंटेशन एक ऑप्टिक ब्लैक है। टर्म को यूज़ किया गया है टू रेफर ए मैनी इनर वर्किंग सच एज दोज ऑफ ट्रांजिस्टर्स एन इंजन एल्गोरिदम द ह्यूमन ब्रेन और इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। अगर एनालिसिस की बात करें ओपन सिस्टम विद अ टिपिकली ब्लैक बॉक्स अप्रोच, ओनली द बिहेवियर ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स will be account to enter the unknown box. The usual representation of the black box system is a data flow diagrams centers in the box. Opposite of the black box system where the inner components of logic are available for inspections, which is most commonly referred to in white box. अगर एक बात करें कि जो ब्लैक बॉक्स के एक अपोजिट सिस्टम भी होता है जो इनर कंपोजिट्स और लॉजिकल फंक्शंस को इनफैक्ट इंस्पेक्शन करता है, जो प्लेन के अंदर होते हैं, उनको हम वाइट बॉक्स भी बोलते हैं, या उन्हें हम क्लियर बॉक्स और ग्लास बॉक्स भी बोलते हैं। इन कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, black box tested is used to check that the output of a program is as expected given certain inputs. The term black box is used because the actual program being executed is not examined. तो ब्लैक बॉक्स टर्म क्यों दी गई, क्योंकि इसको यूज़ किया जाता है एज एक्चुअल प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट तो करता है चीज़ों को, लेकिन एग्जीक्यूट इज़ नॉट एग्जामाइन। तो उसके टाइम पे एग्जीक्यूट को एग्जामाइन नहीं होता, बाद में उसको एग्जामाइन किया जाता है। अब हमने ब्लैक बॉक्स के बारे में देख लिया। अब एक ब्लैक बॉक्स अर्थ की जो चीज़ें हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए भी बनाया गया है एक ब्लैक बॉक्स। वो आपको कमेंट में बताना है कि वो ब्लैक बॉक्स कहाँ पर बनना है, और वो ब्लैक बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये आर्टिकल देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 6 पेज पर दिए गए हैं। ये एडिटोरियल है बेसिकली जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज 2 एडिटोरियल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एडिटोरियल में बताया है कि किस तरीके से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस लेनी चाहिए, हमें एड्रेस करना चाहिए ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। मतलब हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए, उसकी हमें इंपॉर्टेंस माननी चाहिए। अगर देखें गवर्नर ऑफ तमिलनाडु इन द कॉन्स्टिट्यूएंस असेंबली, मतलब जो गवर्नर थे तमिलनाडु के अभी, रवि, उन्होंने क्या, RN रवि, उन्होंने क्या कहा, वो असेंबली से बिना कुछ बताए और उसको लीव कर गए। तो गवर्नर जो तमिलनाडु के थे, कॉन्स्टमरी गवर्नर्स एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द तमिलनाडु असेंबली ऑन जनवरी 9, उन्होंने एड्रेस किया, क्योंकि एड्रेस का प्रोविज़न आपको देखने को मिल जाएगा आर्टिकल 176 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि अब गवर्नर जब चाहे किसी भी हाउसेस को या दोनों हाउसेस को साथ क्या कर सकता है, पूरी तरीके से एड्रेस कर सकता है। तो उन्होंने 9 जनवरी को यही किया, एड्रेस किया। फर्स्ट सेशन शुरू हुआ था तमिलनाडु के लिए, क्योंकि गवर्नर कब एड्रेस करता है, एक तो फर्स्ट सेशन में क्या करता है, जो साल का पहला सेशन होता है उसमें एड्रेस करता है, एक तो असेंबली को और काउंसिल्स को, दोनों को मिला के, या फिर अलग अलग। दूसरी बार में जो वो क्या करता है, उस चीज़ को एड्रेस करता है दोनों हाउसेस को या अलग अलग, वो करता है जब लेजिस्लेटिव असेंबली को चुना जाता है और वो उसका पहला ईयर होता है, तो उस टाइम पे उसको क्या करता है, एड्रेस करता है। मतलब 2 बार जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर की कि दोनों हाउसेस को क्या करे, एड्रेस करे। तो 2023 का पहला सेशन था, तो गवर्नर जो थे तमिलनाडु के, उन्होंने एड्रेस किया हाउस को। is given an important and politically significant paragraph which is type up in homage nest of a controversy in the state. Paragraph in question referred to the Dravidian model of governments. तो उन्होंने एक पैराग्राफ को वहाँ पर लॉन्च किया, और वो पैराग्राफ एक स्टेट में कंट्रोवर्सी लाया। उस पैराग्राफ से क्या हुई, स्टेट के अंदर एक कंट्रोवर्सी सी क्रिएट हो गई। पैराग्राफ में क्वेश्चन किया गया था कि द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट्स को लाया जाए, विच हैज़ ग्रेट पॉलिटिकल एंड कल्चर सिग्निफिकेंस स्पेशली इन तमिलनाडु। तो उसकी बहुत ज़्यादा एक ग्रेट गवर्नेंस देखने को मिलेगी, एक पॉलिटिकल कल्चर सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगी अगर तमिलनाडु की बात करें। जो प्रेजेंट गवर्नर है इज़ नॉन टू हैव एन इमोशनल लिंक विद द कंसेप्ट ऑफ ड्रेविडन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स और इट्स रिच कल्चर पास्ट एविडेंट इन द स्पीचेस एंड ऑब्जर्वेशंस। अगर देखें जो प्रेजेंट के गवर्नर है
उनका कोई एक इमोशनल लिंक नहीं देखने को मिलेगा। अगर बात करें ड्रेविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस से और रिच कल्चर से, तो उनका कोई एविडेंट नहीं मिला है कि वो स्पीसीज ऑब्जर्वेशन में इस चीज़ की बात करते हैं जो एक अंडर स्टेबल है। द इशू हेयर इज़ नॉट वन ऑफ द गवर्नर पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक ऑफ एन पार्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और कल्चर ट्रेडिशन। इस आर्टिकल में बताया है कि किस तरीके से जो गवर्नर है, क्या उन्होंने अपना पर्सनल व्यू दिया है या वो किसी बाहर की रिसोर्स से इस चीज़ को बोल रहे हैं कि वहाँ पर द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस लाना चाहिए, क्योंकि उनका तो कुछ लिंक देखने को नहीं मिल रहा द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। क्या वो बाहर की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं, बट वेदर द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कैन डिविएट फ्रॉम द वेल एस्टेब्लिश एंड मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस वाइल परफॉर्मिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। एक कंप्लीट एड्रेस होता है गवर्नर का जब वो एड्रेस करता है लेजिस्लेटिव असेंबलीज को या काउंसिल्स को। आर्टिकल 176 में इसको एलोबरेट से डिटेल से डिस्कस किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द गवर्नर्स टू मैंडेटरी एड्रेस, ये मैंडेटरी है गवर्नर के लिए एड्रेस करें मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स को एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ईच ईयर। एक ईच ईयर में फर्स्ट सेशन में क्या करें, उनको एड्रेस करें एंड इन्फॉर्म करे क्यों उन्हें बुलाया है, क्यों उन्हें समन्स किया गया, क्यों उन्हें सम्मान दिया गया, इस चीज़ को लेकर बुलाया है और उस चीज़ का वो रीज़न भी बताएं। अब इस चीज़ का कंटेंट लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। जब कॉन्स्टिट्यूशंस को अकॉर्ड किया गया सच इम्पोर्टेंस टू इज एड्रेस, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है अगर वो एड्रेस करेगा दोनों हाउसेस को, तो कैन द गवर्नर्स इग्नोर इट, इट इज एन स्किप सर्टन पैराग्राफ ऑफ एड्रेसिंग और एड एनीथिंग ऑफ हिज ओन। मतलब क्या इसको गवर्नर इग्नोर कर सकता है पूरी तरीके से, या पैराग्राफ्स को स्किप कर सकता है, या एड्रेस को स्किप कर सकता है, और वो क्या एनीथिंग कुछ और अपनी तरीके से इस चीज़ को सेटल कर सकता है कि वो पहला साल में क्या ले एड्रेस ना करे, दूसरे साल में एड्रेस करे, या दूसरे महीने में एड्रेस करे, पहले मतलब साल के शुरुआत में एड्रेस ना करे। क्या वो इस एड्रेस को स्किप कर सकता है? एड्रेस वुड सिंपली मीन दैट द गवर्नर डज नॉट अप्रूव और एग्री विद दिस आइडियाज। Anyone who is familiar with the constitutional system in India knows that the address the governor gives under Article 176 is the address prepared by the government। तो बेसिकली सब जानते हैं कि जो एड्रेस बनाता है गवर्नर, वो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा एड्रेस बनाया जाता है। एक ओपन चैलेंज भी देखने को मिला है, अगर और सारी प्रॉब्लम्स राइज हुई हैं नो बिकॉज ऑफ एन इनएक्सप्लिकेबल एफर्ट टू क्वेश्चंस एंड चैलेंज लॉन्ग एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस। तो एक क्वेश्चन सा राइज हुआ है किस चीज़ के ऊपर, जो लॉन्ग एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं गवर्नर की, उसको लेकर गवर्नर हैव सडनली बिकम प्रोएक्टिव। तो इसमें क्या देखने को मिला है, जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं वो अचानक से ही इतने प्रोएक्टिव कैसे हो गए एंड हैव बिकम एन ओपनली चैलेंज और क्रिटिसाइज चीफ मिनिस्टर। और किस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, एक सडनली ही चैलेंज और उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया चीफ मिनिस्टर को और स्टेट गवर्नमेंट को। सब गवर्नर्स आर एवन होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस टू एन अटैक चीफ मिनिस्टर। कुछ गवर्नर ने क्या कर दिया, पूरी तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी कि वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से अपोज कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स को। ये सब इस आर्टिकल में देखने को मिला है। अभी आर्टिकल हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसी पेज पर एक और एडिटोरियल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस एडिटोरियल में हमें पढ़ना है प्रोविडेंट फंड के बारे में, ईपीएफओ के बारे में, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड पेंशन होता है, इसको लेकर एक गवर्नमेंट की स्कीम है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो अगर बात करें 70 लाख पेंशनरीज जो हैं, बेसिकली पहले प्रोविडेंट फंड होता क्या है तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो प्रोविडेंट फंड होता है बेसिकली लेबर्स लोगों का, वर्कर्स लोगों का। ये प्रोविडेंट फंड उनकी सैलरी में से काटा जाता है और जब वो रिटायर हो जाते हैं, जब वो काम से हट जाते हैं, तो प्रोविडेंट फंड कंपनी के द्वारा उन्हें वापस कर दिया जाता है। तो उनके वो क्या हो जाता है, एक बल्क में उनके वो काम आ जाता है पैसा, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। तो 70 लाख पेंशनरीज द एंड टू द एग्नोइंग्स वोट फॉर हायर पेंशन अंडर द एम्प्लॉयमेंट्स। तो उन वो क्या चाह रहे हैं, एक हायर पेंशन चाह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट्स के अंदर। पेंशन स्कीम जो है ईपीएस 1995 की appears to be in nowhere in sight, even thought that it has been over 2 months since the Supreme Court of India dictated as a matter of principle it is approval idea of higher pensions। तो इस चीज़ को अप्रूव भी करना चाहिए। एक आइडिया जो लाए हैं एम्प्लॉयज़ हायर पेंशंस को लेकर, एक सर्कुलर इश्यूड इन द दिसंबर, एक सर्कुलर को लाया गया था, सर्वे को लाया गया था दिसंबर में बाय द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। एडमिनिस्ट्रिंग बॉडी जो है ईपीएस के लिए हैज़ ओनली एग्रीवेटेड द सेंस ऑफ द पेन
पेंशनस पेंशनरीज, तो वो सिर्फ काम करती है जो पेंशनरीज होते हैं उनके एक्सपीरियंस को लेकर। तो कंसिडर्ड इन स्क्वेस्ट द कोर्ट्स वर्डिक्ट वेयर द ईपीएफओ वाज आस्क्ड टू इम्प्लीमेंट, तो उसको काम करना चाहिए कोर्ट्स के वर्डिक्ट पर जहाँ पर उन्होंने कहा है कि ईपीएफओ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोर्ट्स डायरेक्शंस दी हैं कोर्ट्स ने अक्टूबर 2016 को। सर्कुलर कवर्स करता है सिर्फ सेगमेंट ऑफ पेंशनरीज का, दैट टू सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन, जिनके पास कुछ कंडीशंस हैं, सिर्फ उनको सर्वे क्या कर रहा है, पूरी तरीके से कवर कर रहा है। जबकि सर्वे को क्या माननी चाहिए, जो इन्होंने एक सर्वे सा किया है उसको, सर्कुलर जो किया है उसको माननी चाहिए बात किस चीज़ की, जो वर्डिक्ट आया था कोर्ट्स का, कोर्ट्स की डायरेक्शन आई थी अक्टूबर 2016 में लेकर। अब कुछ कंडीशंस इस चीज़ को इम्पोज भी करती हैं। जो ये चलाया गया है सर्कुलर, वो डिस्टर्ब करता है पेंशनरीज को। कैसे? आफ्टर द नवंबर 2022 का वर्डिक्ट देखें तो एक्सपेक्टेड मन्ना फ्रॉम हेवन, बट द सर्कुलर सेटिंग्स 2016 रूलिंग ही हैज़ साउट टू नैरो द स्कोप ऑफ कवरेज ऑफ बेनिफिशरीज। मतलब जो ये वर्डिक्ट आया था इसके अंदर बहुत कम जो इसके बेनिफिशरीज थे वो बहुत कम देखने को मिले थे, जिसमें कंडीशंस को इम्पोज किया गया था जो पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन है ऑन हायर और एक्चुअल वेजेस को लेकर। इसको लेकर कोई क्लियरिटी अभी नहीं हुई है, बट व्हाट इज़ द अथॉरिटी शुड कीप इन माइंड, अथॉरिटीज़ को ये दिमाग में रखना चाहिए कि मच ऑफ कन्फ्यूज़न देखने को मिल रही है पेंशनरीज के कुड हैव बीन अवॉइड, और इन पेंशनरीज जो पेंशनर्स हैं उनको भी पूरी तरीके से क्या करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। जो कन्फ्यूज़न हो रही है बहुत ज़्यादा है, बट हैड दे बीन इन प्रोएक्टिव, उनको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, उनको इन्फॉर्मेशंस को शेयर करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस तरीके से उनकी पोजीशंस को कंसर्न किया जा रहा है। फॉर अबाउट 2 months आफ्टर द नवंबर्स रूलिंग ईपीएफओ साइलेंस देखने को मिला अवर कोर्स ऑफ एक्शंस, मतलब कोई भी एक्शन नहीं हुआ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम्स में। एक स्टिल नो क्लियरिटी भी देखने को मिल रही है दिसंबर 2022 की बात करें जो, तो हमने ये एडिटोरियल भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस आर्टिकल में हमें एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है, वो है ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट्स। तो अभी एक ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट आई है, इसने बताया है कि जो रिचेस्ट हैं, जो रिचेस्ट आदमी हैं वो क्या देखने को मिले हैं, 1% अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो 40% संपत्ति के बराबर है वो कंट्रीज़ की वेल्थ। मतलब उस कंट्री की वेल्थ, किसी भी कंट्री की वेल्थ जो होती है वो अगर 40% उस वेल्थ को जोड़ें तो 1% वेल्थ के बराबर बैठेगी रिचेस्ट पर्सन जो होते हैं। तो 40% ऑफ इन इंडियाज टोटल वेल्थ ओन बाय रिचेस्ट 1%, मतलब जो इंडिया की कमाई 40% लोगों पर है वो 1% लोगों पर जो रिचेस्ट हैं उनकी कमाई देखने को मिलेगी। वाइल द बॉटम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन की बात करें जो शेयर करते हैं सिर्फ 3% वेल्थ का, जो नीचे के हिस्से वाले लोग हैं, लोअर लोग देखने को मिल जाएंगे, लोअर मिडिल देखने को मिल जाएंगे, वो क्या करते हैं, सिर्फ 3% वेल्थ को शेयर करते हैं। एक नई स्टडी ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने रिवील की है जब इस रिपोर्ट्स को रिलीज़ किया है। जो ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था जो टैक्सिंग इंडियाज़ 10% जो 10 रिचेस्ट हैं वो 5% कुड फैच फंड्स टू ब्रिंग ऑल चिल्ड्रंस बैक टू द स्कूल्स। मतलब अगर वो 5% लोग जो 10 रिचेस्ट मैन है पूरे इंडिया के या वीमेन है, वो अगर 5% भी पूरी तरीके से इंडिया का टैक्स भर दें तो ये बहुत होगा कि वो सारे के सारे बच्चे जो अभी स्कूल से दूर हैं वो स्कूल में वापस आ सकते हैं। तो अब हमने इशू जान लिया। अब इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ पढ़नी है, ये किसने रिलीज़ करी है रिपोर्ट को, वो करी ऑक्सफॉर्म में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑक्सफॉर्म की बात करें तो ये एक ब्रिटिश फाउंडेड कन्फेडरेशन है जो 21 इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस पर फोकस करती है, जो फोकस करती है बेसिकली ग्लोबल पॉवर्टी पे, जिसको फाउंड किया गया था 1942 में। एंड इसको ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल के द्वारा लेड किया जाता है। इसकी हिस्ट्री अगर थोड़ी सी देखें तो प्लेक कमेमोरेटिंग फर्स्ट मीटिंग हुई थी ऑक्सफॉर्म की इन ओल्ड लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी चर्च ऑक्सफोर्ड में। इसको फाउंड किया गया था 17 इसके ब्रॉड स्ट्रीट फॉर ऑक्सफोर्ड। एज ए ऑक्सफोर्ड कमेटी बनाई गई फेमाइन रिलीफ्स के लिए बाय द ग्रुप ऑफ क्यूकर्स सोशल एक्टिविस्ट और ऑक्सफोर्ड्स एकेडमी से 1942 एंड रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द यूके लॉ 1943 के द्वारा इसको रजिस्टर किया गया। ऑक्सफोर्ड के अगर वर्क की मतलब काम की बात करें तो ऑक्सफॉर्म प्रोवाइड कराता है एक रिलीफ सर्विसेज ड्यूरिंग ए वेरियस ग्लोबल क्राइसिस इंक्लूडिंग जैसे इसराइल फ़िलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, नॉर्थ कोरियन फेमाइंस हुई थी, ईस्ट अफ्रीकन ड्राउट हुआ था 2012 में,
सहल ड्राउट, नेपाल अर्थक्वेक देखने को मिला था और येमेनी क्राइसिस देखने को मिला था। बोशम एनजीओ ऑल्सो फाउंड हुआ था मई 1995 में एक वुमेन पार्टिसिपेटिंग जो थी ऑक्सफॉर्म में। जीबी साइकोलो जीबी साइको सोशल रेडियोनाइज प्रोजेक्ट इन्होंने सपोर्ट किया और इंटरनली इसको डिस्पेस किया गया विमेंस ड्यूरिंग द बोस्नियन वॉर में। ऑक्सफॉर्म, अगर अमेरिका की बात करें तो हर कंट्री का एक ऑक्सफॉर्म है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का भी है। तो रेमंड सी ओफेंसियर्स जो ऑक्सफॉर्म अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, और रूपर्ट बोर्चो एट द 2006 ऑक्सफॉर्म माई स्पेस रॉक फॉर डेवलपमेंट। 1970 की बात करें तो ऑक्सफॉर्म अमेरिका एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनी एंड ऑक्सफॉर्म एफिलेट इन रिस्पॉन्स टू ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए उसको बनाया गया, जो क्रिएटेड हुआ बाय द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। जो फाइट चल रही थी बांग्लादेश में, उसमें सबसे पहले इसने क्या दिया, कंट्रीब्यूट किया। ऑक्सफॉर्म अमेरिकन हेडक्वार्टर आपको बोस्टन में देखने को मिल जाएगा, जिसकी जो पॉलिसी बनाता है, कंपेन बनाता है, जिसका ऑफिस आपको वाशिंगटन में देखने को मिल जाएगा और 7 रीजनल ऑफिस इसके देखने को मिल जाएंगे पूरी दुनिया में। इसने एक रिपोर्ट जारी की थी इनइक्वलिटी किल्स को लेकर, ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट 2022 आई थी। ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट्स का टाइटल था इनइक्वलिटीज़, मतलब जेंडर इनइक्वलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से इनइक्वलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, जिसको रिलीज़ किया गया था जनवरी 2022 के अंदर। ये पिछले साल इसको रिलीज़ किया गया था। इसकी ये लेटेस्ट बिल्कुल क्या थी, रिपोर्ट्स थी, और ये अब रिपोर्ट्स आई है जनवरी में। रिपोर्ट ने हाईलाइट किया था कि किस तरीके से स्टॉक इनकम डिवाइड देखने को मिला है कोविड पेंडेमिक्स में, जैसे ग्लोबली पूरे इंडिया में क्या देखने को मिला है, एक डिवाइड सा देखने को मिला है अगर इनकम्स की बात करें लोगों के बीच में। अब हमने ऑक्सफॉर्म के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो दिया गया है 10th पेज पर। इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ पढ़नी है, कॉलेजियम सिस्टम। और ये आर्टिकल बेसिकली एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट कहाँ से आया है, यूनियन लॉ मिनिस्टर जो हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने स्टेटमेंट कहा है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट्स के नॉमिनीज़ होने चाहिए जो कॉलेजियम सिस्टम देखने को मिल जाएगा। उन्होंने सीजीआई को ये भेजा है, उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट भेजा है कि कॉलेजियम सिस्टम में जो गवर्नमेंट के नॉमिनीज़ होने चाहिए, क्योंकि ये डिस्प्यूट बहुत दिन से देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट एक एक्ट लाई थी एनजेएसी को, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को, उस चीज़ को पूरी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने खारिज कर दिया था। उसने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर्स को पूरी तरीके से वायलेट कर रहा है। तो जब से ही डिस्प्यूट देखने को मिला है, गवर्नमेंट चाहती है कि एनजेएसी को लगाया जाए, जबकि सीजीआई जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो कॉलेजियम सिस्टम को फॉलो करता है। ये बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है कॉलेजियम सिस्टम, तो कॉलेजियम सिस्टम होता है जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट करने के लिए एक सिस्टम यूज़ किया गया है, वो है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम में बेसिकली 5 जजेस होते हैं, एक सीजीआई होता है, एक 4 जजेस होते हैं। वही अपने क्या कर लेते हैं, उस चीज़ को पूरी तरीके से अपॉइंटमेंट्स कर लेते हैं अपने जजेस का। अब गवर्नमेंट का कंसर्न क्या है इस चीज़ को लेकर, तो गवर्नमेंट कह रही है कि इसके अंदर आप फेवरेटिज्म कर रहे हो, नेपोटिज्म इसमें देखने को मिल रहा है। आप एनजेएसी को लॉन्च करो ना, आप एनजेएसी को लगाओ ना, जिससे क्या हो, पूरी तरीके से ये ट्रांसपेरेंसी बन सके। तो यही स्टेटमेंट है कि अभी जो किरेन रिजिजू हैं हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में, सारे के सारे जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होने चाहिए किसके चीज़ के अंदर, कॉलेजियम सिस्टम के अंदर। अब इस स्टेटमेंट में हमने देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 12th पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में भी क्या बताया, जो इसरो का मिशन था, जो वेनस मिशन था, वो शुक्रयान फर्स्ट, उसको 2031 तक अब कर दिया गया, मतलब 2031 पर हम वेनस पर मिशन भेजेंगे, वो है शुक्रयान फर्स्ट। तो इन टॉकिंग ऑन जनवरी 9 पी श्री कुमार द सतीश धवन प्रोफेसर जो हैं एट द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवाइजर जो हैं स्पेस साइंस प्रोग्राम के, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस के से कहा है कि वो अप्रूवल ले रहे हैं फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द वेनस मिशंस का, एंड दैट द मिशंस कुड बी रिजल्ट बी इन पोस्टपोन टू 2031। तो 2031 तक अभी इस मिशंस को पोस्टपोन कर दिया गया है। इसरो वेनस मिशन जो है शुक्रयान फर्स्ट, उसको लॉन्च किया जाना था 2024 में, 2024 के दिसंबर तक उसको लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। आइडिया को लाया गया था 2012 में। 5 ईयर्स लेटर इसरो ने एक कमेंट्स किया था कि वो प्रीलिमिनरी स्टडीज़ कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और 23% इंक्रीज़ देखने को मिला है उसके 2017 का जो उसका 18 बजट था, उसको लेकर 23% इंक्रीज़ देखने को मिला है उसके बजट में ही।
लेकिन अभी क्या कर दिया है, वेनस का जो मिशन है शुक्रयान फर्स्ट, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है 2031 को लेकर। अब इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, जो वेरियस आपको मिशंस देखने को मिल जाएंगे इसरो के, क्योंकि इसरो आपको ऐसी एजेंसी देखने को मिल जाएगी जो स्पेस में काम करती है इंडिया के लिए, जबकि नासा भी ऐसे ही काम करती है अमेरिका के लिए। तो इसरो भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एमर्ज देखने को मिल रहा है। तो इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, जो इसरो के सारे मिशन हैं उनको पढ़ना है। इसरो की बात करें तो पहले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पास इस टाइम पे 116 स्पेस क्राफ्ट मिशन है, 86 लॉन्च मिशंस हैं, और प्लान सेवरल मिशंस भी इसके अंदर हैं, जैसे आदित्य हो गया, गगनयान हो गया, और मॉम हो गया, मॉम 2। जो नेक्स्ट मिशन है इसरो का 2022 का, वो इसरो के हिसाब से देखें तो आदित्य L1 है, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है, जो इंडियन स्पेस एजेंसी के द्वारा कैरिड आउट होगा। अब इसके काफ़ी सारे मिशंस हैं, जैसे 4-5 मिशंस इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर मिशंस की नेम की बात करें तो शुक्रयान फर्स्ट, इसका एक्सपेक्टेड जो इसकी लॉन्च थी वो दिसंबर 2024 तक थी, ये वेनस ऑर्बिटर में जाएगा। एक है मंगलयान 2, जो 2024 तक इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है, ये मार्स ऑर्बिट में जाएगा। और एक लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, जो 2025 तक इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट थी, वो लूनार लैंडर रोवर में जाएगा। रोवर से उसको क्या करेंगे, उसकी वहाँ से इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से क्या करेंगे, गैदर करेंगे। और एक है एस्ट्रोसैट 2 TBT, इसका लॉन्च है, और स्पेस टेक टेलीस्कोप ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्या थे, मिशंस थे जो इसरो आने वाले टाइम पे क्या करेगा, चलाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो वर्ल्ड न्यूज़ में दिया गया है। ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आया है वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा, नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं रनिल विक्रमसिंघे। तो अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि अभी फुल इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है 13 अमेंडमेंट का, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 13 अमेंडमेंट्स का एक फुल इंट्रोडक्शन हो सकता है। और ये कब होगा, 4 फरवरी, वैन श्रीलंका ने मार्क, जो श्रीलंका ने अपनी 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस को मार्क किया है, उसको लेकर ये उस टाइम पे ही ये क्या देखने को मिला है, एक एक्शन सा देखने को मिला है कि पूरी तरीके से क्या करेंगे, एक जो वहाँ पर डिस्प्यूट सा देखने को मिलता है, कम्युनिटीज़ एथनिक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है सिन्हलीज और तमिल्स के बीच में, उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके अमेंडमेंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये विक्रम सिंघले जी ने कहा है, वो पोंगल इवेंट पे उन्होंने ये सब बोला है। इन श्रीलंका तमिल्स मेजोरिटी नॉर्दर्न प्रोविंस के अंदर उन्होंने स्पीच दी है। अभी आर्टिकल कल भी डिस्कस होगा, कल भी आएगा, तो इस आर्टिकल को हम कल भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, और आगे भी आर्टिकल आएगा तो उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब सबसे पहले हमने किस चीज़ की बात करी थी कि कल जो था 15 जनवरी को वो न्यूज़पेपर नहीं आया था, और न्यूज़पेपर क्यों नहीं आया था, एक फेस्टिवल्स की वजह से, वो था पोंगल। तो उस फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि फेस्टिवल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए पोंगल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पोंगल को देखें तो इसको थाई पोंगल भी बोला जाता है, एक मल्टी डे हिंदू फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट होता है तमिल्स के द्वारा इंडिया में, और श्रीलंकन में भी तमिल्स के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यह ऑब्जर्व होता है एट द स्टार्ट ऑफ मंथ्स थाई अकॉर्डिंग टू तमिल सोलर कैलेंडर जो है। एंड इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है यूजुअली जनवरी 14 में और जनवरी 15 में, जो अभी हुआ है। और ये डिपेंड करता है सन्स की ऑर्बिट्स के जो अराउंड हैं अर्थ के, दैट पार्टिकुलर ईयर्स। ये डेडिकेट होता है सन गॉड को, सूर्य को, और कोरस्पेंड होता है मकर संक्रांति के। हार्वेस्ट फेस्टिवल आपको देखने को मिल जाएगा। एंड मैनी रीजनल नेम इसके होते हैं जो सेलिब्रेट होते हैं थ्रू आउट द इंडिया। 3 डेज़ का पोंगल फेस्टिवल देखने को मिल जाएगा, जिसको बोला जाता है भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल और मट्टू पोंगल। सम तमिल इसको सेलिब्रेट करते हैं चौथे दिन भी पोंगल्स के, जिसको बोला जाता है कनुम पोंगल। अगर अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन देखें तो एक फेस्टिवल मार्क्स करता है एंड ऑफ इन विंटर सोलिस्टाइस एंड स्टार्ट ऑफ द सन 6 मंथ्स लॉन्ग जर्नी नॉर्थवर्ड्स व्हेन द सन एंटर्स द कैप्रिकॉन। बेसिकली आप सब जानते होंगे कि 14 जनवरी से क्या होता है, जो विंटर सोलिस्टाइस है वो तो एंड देखने को मिलता है, क्योंकि सन क्या होता है नॉर्थ वर्ल्ड की तरफ वो उसकी जर्नी शुरू हो जाती है। तो सन 6 मंथ्स जर्नी को लेकर ही इसको, अगर विंटर सोलिस्टाइस को एंड की बात करें तो पोंगल्स को उस टाइम पे मनाया जाता है जब सन ऊपर की तरफ एंटर्स करता है कैप्रिकॉन में, जिसको हम उत्तरायण भी बोलते हैं। फेस्टिवल को नेम दिया गया है सेरेमोनियल पोंगल्स, जिसका मतलब होता है टू बॉयल ओवरफ्लो। इसको रेफर किया गया है ट्रांजिशनल डिश जो प्रिपेयर होती है न्यू हार्वेस्ट ऑफ ए राइस बॉल इन मिल्क विद जैगरी रो शुगर। इसको मार्क किया जाता है फेस्टिवल पोंगल डिश को प्रिपेयर किया जाता है, फर्स्ट ऑफर की जाती है गॉड्स को, फिर गॉडेस को, सूर्य
और मट्टू पोंगल में वर्शिप की जाती है काऊ, जिसको बोलते हैं मड्डू। पोंगल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है तमिल पीपल्स के द्वारा तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, पुडुचेरी में, इंडिया के अंदर। और मेजर तमिल फेस्टिवल श्रीलंका में भी इसको फेस्टिवल को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है अच्छी तरीके से। अब हमने पोंगल्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो गाइज़ आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।